हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 24 RAS। गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम एक विशेष सत्र करेंगे जिसमें हम अपना जो साइंस हमने अब तक पढ़ी है उसका रिवीजन करेंगे। MCQ से क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस भी जरूरी है, राइट। तो देखें, आप जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखें आप, पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है। निम्न में से कौन सा उपकरण हवा की गति, दिशा और दबाव मतलब प्रेशर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब क्या है इंग्लिश में, विंड की स्पीड, डायरेक्शन एंड प्रेशर निकाल सके, ऐसा कौन सा उपकरण है इनमें, ठीक है। और बहुत क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, बता रहा हूं मैं आपको, चेक किया करो आप पेपर। तो देखो, जो ये ऑडियोमीटर होता है, इंग्लिश जरूर देखा करो। ऑडियोमीटर में कहीं ना कहीं साउंड की खनक आ रही है भाई, कहीं ना कहीं साउंड की बात हो रही है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है भाई। आममीटर का पता ही है, मैं बता चुका हूं कई बार, ये करंट का मेजरमेंट करता है बच्चों। और जो अल्टीमीटर होता है, ये हाइट को मापने के लिए काम में आता है, ऊंचाई मतलब किसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है उसके लिए काम में आता है। तो एक ही बचा बच्चों, एनीमोमीटर। याद होना चाहिए डायरेक्ट कि एनीमोमीटर क्या करता है, स्पीड, डायरेक्शन एंड प्रेशर ज्ञात करता है विंड की, वायु की। डायरेक्ट याद होना चाहिए एनीमोमीटर, ठीक है। बाकी तीनों मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से, और एक बात, इनमें बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। कैसे? दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इनमें आपको, जितने भी हम करेंगे, ठीक है। एक तो वो जो हम पढ़ चुके हैं सारा, एक बीच बीच में स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिनका कोई ट्रिक नहीं है, याद ही करने चाहिए, जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? ये मैं पढ़ा चुका हूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती थी, याद है आपको? ऐसी भौतिक राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं है, उनका स्वतंत्र वजूद है, ऐसे नहीं उनको ड्राइव किया जा रहा है, किसी से नहीं बनाई जाती, वो खुद में ही स्वतंत्र है। इनका प्रयोग करके मूल भौतिक राशियों का अन्य राशियां बनाई जाती हैं, सिंपल, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी बच्चों 7, पता होगा आपको, मास और डिस्टेंस। डिस्टेंस कहें या लंबाई भी कह सकते हो आप। मास, लेंथ, टाइम, तीन तो ये हो गई साहब, और टेम्परेचर, और क्या था, याद आना चाहिए, करंट। कितने हो गए? 3 और 2 5, 5 2 और याद करने। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस 3 और 3 6। एक होता है बच्चों, 7वीं होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बच्चों, मैंने कहा ये याद होनी चाहिए, पहले दिन ही पढ़ाया था। मतलब ये क्या, ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये राशियां, भौतिक राशियां, ये स्वतंत्र हैं अपने आप में, इनका प्रयोग करके अन्य राशियां बनाई जाती हैं, पर ये स्वतंत्र हैं सातों की सातों। तो मिला लो, इनमें कौन सा नहीं आ रहा? समय आ गया, टेम्परेचर, मास, दाब नहीं आता भाई, प्रेशर। प्रेशर कैसी राशि है? डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब पता है ना, व्युत्पन्न राशियां, ऐसी राशियां जो मूल भौतिक राशियों से बनाई जाती हैं, ठीक है। आंसर प्रेशर। बाकी की तीन तो फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अगला देखें बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूरक राशि का एक उदाहरण है? एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। और मैंने एक चीज बताई थी कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 प्लस में 2 क्वांटिटी कैसी? पूरक क्वांटिटी। तो 9 राशि हमें याद होनी चाहिए, और 9 राशियों के अलावा जितनी भी राशि हैं फिजिक्स में, सारी डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, मतलब व्युत्पन्न है सारी। बस 2 तो पूरक राशि, 7 फंडामेंटल मूल राशि, 9 याद होनी चाहिए। तो बताओ कौन सा है? सीधा मैंने बताया था, प्लेन कोण, समतल कोण, और दूसरा कौन सा था? घन कोण। 2 राशि पूरक राशि के उदाहरण हैं,
एक तो समतल कोण होता है, एक घन कोण, डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। दो ही हैं बस, ये पूरक राशि सिर्फ दो होती हैं। व्हाट हैपेंड, ठीक है, हो जाता है कई बार। तो दो होती हैं बच्चों ये, एक तो घन कोण, एक समतल कोण, तो एक ही है आंसर बस, समतल कोण। दिस इज द आंसर। तो याद करना पड़ेगा ये आपको, है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। इंग्लिश में देखो, बैट्स कैन डिटेक्ट ऑब्स्टिकल्स बिकॉज दे क्रिएट। तो मैंने बताया था कि चमगादड़ों में एक विशेष गुण पाया जाता है, वो पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती हैं और पराश्रव्य ध्वनियों को सुन भी सकती हैं। याद करो कि चमगादड़ ने पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न की और कोई भी बाधा हुई सामने, चाहे बाधा हो चाहे उसका शिकार हो, उससे टकरा के वापस चमगादड़ के पास आ जाएंगी। जो चमगादड़ उत्पन्न भी करती है और उनको रिसीव भी करती है पराश्रव्य ध्वनि को, इसी कारण वो अपनी बाधा को पहचान जाती है जो सामने आने वाली है, या अपने शिकार को पहचान जाती है। ठीक है, चमगादड़ याद करो, पढ़ाया था मैंने। तो एक ही उत्तर है डायरेक्ट, पराश्रव्य ध्वनि तरंग, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो भाई ये क्या होती हैं बताओ आप? ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। याद करो आप है जो, ठीक है ना, सिंपल पढ़ा था हमने ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। ज्यादा पढ़ना है तो मैं सब पढ़ा चुका हूं, हम रिवाइज कर रहे हैं बस, ताकि हमारे याद में रहें ये चीजें, अभ्यास से ही रहेंगी। और पढ़ना है तो मैंने बहुत ध्यान से तरंगों को, ध्वनि तरंगों को और विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ाया है, काफी टाइम दिया है वहां पे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, MRI मशीन में से निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन MRI मशीन? कौन सी तरंग प्रयोग में लाई जाती है? तो ऑप्शन देखो आप, साउंड वेव पता नहीं, एक्सरे, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो इसने कंफ्यूज कर दिया। कैसे भाई? साउंड का तो पता है, ये तो बिल्कुल नहीं है, और पराश्रव्य का भी पता है मुझे, पर इसने यहां थोड़ा सा ट्रिक दे दी हमको। आंसर पता होना चाहिए वैसे हमें कि एक्सरे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। कैसे? ये तो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही कह दिया, और ये जो एक्स किरण है ना बच्चों, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। पर हमें आंसर याद रहना चाहिए। कैसे? एक्सरे तो नहीं होती उसमें, MRI में कौन सी होती थी याद है? रेडियो तरंग होती थी बच्चों। क्यों? MRI में ही आ रहा है आर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो रेजोनेंस को भूल जाओ आप, तो ऐसे याद करो MRI मतलब आर आ रहा है उसमें। भाई आर का मतलब रेजोनेंस है, रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं है, पर याद करने के लिए MRI में आता है आर, आर माने रेडियो तरंग, याद करने के लिए, वरना डायरेक्ट हो तो बहुत बढ़िया है। तो इसमें यूज होती है बच्चों रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों का उपयोग होता है MRI में, और बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने ये। ठीक है, तो यहां पे कहीं भी रेडियो तरंग नहीं दे रखा, तो बताओ रेडियो तरंग भी तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दिस इज द आंसर, उसने डायरेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो चुंबकीय तरंग आंसर होगा, और विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। यहां पे कट गया होगा विद्युत, पर इंग्लिश में एकदम परफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव। और एक बात और ध्यान रखें, प्रीलिम्स भी पेपर हो चाहे मेंस हो, हिंदी देखने के साथ तुरंत इंग्लिश भी देख लें उसका। कई बार हिंदी में समझ में नहीं आती चीजें, इंग्लिश में समझ में आ जाती हैं, हेल्प मिलती है बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का डर रहता है या चोट लग जाती है। ठीक है, स्टम्बलिंग अ स्टोन कॉजेज इंजरी टू अ पर्सन। पत्थर के ठोकर लग गई तो आपके बहुत ज्यादा मतलब दर्द होगा। तो हम तो यही सोचते हैं भाई पत्थर भारी था तो हमारी लग गई, पर साइंस क्या मानती है, न्यूटन बाबा क्या मानते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के लिए समान मात्रा में परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन बाबा ने कहा था, सबको पता है, मैंने पढ़ाया अभी। तो भाई हम चाहे कुछ भी मान रहे हैं, पर साइंस ऐसा मानती है कि जैसे ही आपने पत्थर में लात मारी, भाई ठोकर लगी तो लात ही तो मारी,
तो पत्थर भी बदले में प्रतिक्रिया करेगा, रिएक्शन देगा। वो आपने एक्शन किया, ठोकर मारी, पत्थर ने बदले में आपको चोट दे दी, भाई ले भाई तू भी मेरा बल ले, तो वो बल ही प्रतिक्रिया है। जो ठोकर से चोट लगी है ना, वो पत्थर ने प्रतिक्रिया करी है, अपनी रिएक्शन करी है। वरना हम ये सोचते हैं ना कि यार निर्जीव चीज कैसे रिएक्शन देगी, पर साइंस मानती है कि प्रत्येक वस्तु रिएक्शन देती है यदि एक्शन करोगे उसके खिलाफ। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, डायरेक्ट प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम, रिएक्शन है साहब। ठीक है ना, बहुत सिंपल था बट कॉन्सेप्ट जरूरी था। हो सकता है हम कई बार मोमेंटम भी समझ सकते थे, कई बार हम जड़त्व भी समझ सकते थे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है जल्दीबाजी में, इनर्शिया जड़त्व कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, अगला देखें आप, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, क्वेश्चन मार्क, डज फोटो इलेक्ट्रिक चेंज सेल। ये उल्टा हो गया, ये इंग्लिश इन्होंने सही नहीं लिखी, तो इसमें आएगा डज फोटो इलेक्ट्रिक सेल चेंज, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, कि उससे सेंटेंस ही नहीं बन रहा। तो क्या करता है प्रकाश विद्युत सेल बच्चों, बताओ, नाम में ही छुपा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इंग्लिश जरूर देखें, फोटो मिल रहा है, इलेक्ट्रिक बना रहा है, और फोटो मतलब वही फोटोन, किसका फोटोन, लाइट का फोटोन। प्रकाश में कण भी होते हैं और तरंग भी होता है, बताया था मैंने। लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर, द्वैध प्रकृति होती है प्रकाश में, कण भी और तरंग भी। तो कण में जब होता है ना प्रकाश, तो फोटोन के रूप में होता है, फोटोन, तभी तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहे हैं भाई, वहीं से आया फोटो। और जहां भी फोटो वर्ड आ जाए ना, लाइट से संबंधित है। फोटो जहां भी आ जाए ना, बिना लाइट के फोटो भी नहीं खिंचता है, पता है आपको। अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में फोटो खींचोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, काला काला एकदम। तो फोटो जहां भी आएगा, लाइट माने प्रकाश, तो सिंपल कि भाई फोटो को बदलेगा विद्युत में, यही तो कह रहा है। तो देख लो, एक ही ऑप्शन है, लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिल्कुल लॉजिकल, पता होगा आपको ये। और आप सोच रहे होंगे सर ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, तो बच्चों आप देखा करो साइंस के क्वेश्चन, कई बार बहुत जनरल भी आते हैं, पर जल्दी में हम गलत भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है इनका कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। क्यों, और भी तो ऑप्शन है ना, प्रकाश के तो दो ऑप्शन आ गए कि प्रकाश को रसायन में बदल रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। क्यों, सेल आ गया ना, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं रासायनिक ऊर्जा से, पर हमें स्ट्रिक्टली याद रखना है कि वो सेल है ना, विद्युत बना रहा है वो, ना कि रसायन बना रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। ज्यादातर वही क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा चुका हूं, क्योंकि हम रिवाइज ही तो कर रहे हैं। व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ, किससे बनता है बताओ, सीधा याद होने चाहिए ये चीजें, टंगस्टन। ठीक है, और ये किस चीज का था, ध्यान है, एग्जाम्पल, ऊष्मा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, कि ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत दोगे ना आप तो हीट पैदा करेंगी, जैसे बल्ब, और दूसरा विद्युत प्रेस, और याद है कुछ, हीटर। तो बल्ब में होता है टंगस्टन, याद होना चाहिए आपको, डायरेक्ट याद होना चाहिए, टंगस्टन होता है किसमें, विद्युत बल्ब में होता है टंगस्टन। और कारण क्या है इसका पता है ना आपको, उच्च गलनांक होता है इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक। और गलनांक लगभग मुझे याद हो, एग्जैक्ट तो पता नहीं है, पर 3800 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। सोचो आप कि पूरी रात भी बल्ब को जलाए ना हम, तब भी नहीं पिघलेगा वो। गलनांक का मतलब यही तो है कि ऐसा बिंदु, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ पिघलने लग जाए, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु। और टंगस्टन का होता है बहुत हाई, तभी तो बल्ब में यूज कर रहे हैं उसे, ताकि लंबे समय तक वो बल्ब को जला सकें, यूज कर सकें, और गर्म नहीं हो वो। ठीक है ना, दिस इज द आंसर, टंगस्टन। और इसमें एक और है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम पता है ना किसमें था, विद्युत हीटर में प्रयोग करते थे नाइक्रोम का, और नाइक्रोम भी यही गुण दिखाता है, कौन सा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, हीटर में प्रयोग लेते हैं नाइक्रोम का, और रीजन वही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और रेजिस्टेंस भी हाई होता है इनका, प्रतिरोध भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, दोनों ज्यादा होते हैं, गलनांक भी और प्रतिरोध भी। अगला क्वेश्चन देखो आप, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है, इंग्लिश में समझते हैं, व्हाट कॉजेज मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज। भाई इन चारों में जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनमें हमें वैसे नहीं पता, हो सकता है कोई और भी करता हो, लेकिन इन चारों ऑप्शनों में
कौन सा ऐसी किरण है या जो भी दे रखी है सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डैमेज करेंगे। और बायो माने होता है जीव, सजीव से मतलब है बायो का, जीव जंतुओं का, प्लांट्स का, पौधों का, जानवरों का, जंतुओं का, मनुष्यों का, वो बायो से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल, ना कि निर्जीवों से। ये चीज ध्यान रखनी, बायोलॉजिकल मतलब सजीवों को कितना क्षति पहुंचा रहा है। तो देखें आप ऑप्शन, एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, अल्फा रे। तो भैया अल्फा का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? जो अल्फा होती थी हीलियम न्यूक्लियाई, याद होना चाहिए सब आपको, ये तो हो ही नहीं सकता, खत्म, डी ऑप्शन। फिर बच्चों, और जहां फिर बीटा आ रहा है, बीटा का मतलब भी कुछ भी नहीं है, याद करो आप, मैंने पढ़ाया था, क्योंकि बीटा होता था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दो बच गए, इनकी लड़ाई आ रही है, तो याद कर लो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम, एक्सरे और गामा। जहां एक्सरे और गामा आ गई ना, तो गामा से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं था, बताया था मैंने। एक्सरे भी होती है खतरनाक तो, पर जहां गामा की तुलना करेंगे तो गामा के आगे कहीं नहीं टिकती एक्सरे। गामा आयोनाइजिंग पावर होती है भयंकर, पेनिट्रेटिंग पावर होती है बहुत ज्यादा, कहीं भी एंटर कर जाएगी, आर पार निकल जाएगी हमारे शरीर के, एक्सरे नहीं निकल पाती। तभी तो हम एक्सरे से हमारे अंदर प्रतिबिंब बना पाते हैं, कि अंदर गई एक्सरे, हमारे अंगों से टकरा के इमेज बना दी उसने, एक्सरे हो गया, ठीक है। और गामा से नहीं कर सकते, गामा तो टकरा के बाहर निकल जाएगी, बहुत खतरनाक किरण है गामा। तो गामा इज द एग्जाम्पल। भाई दो तो हमने नॉर्मल हटा दिए, यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर था। अल्फा हीलियम न्यूक्लियाई होती है, कहीं खतरनाक नहीं होती। बीटा इलेक्ट्रॉन होता है, कोई नुकसान नहीं करता। और एक्सरे गामा की लड़ाई है, तो ये फैक्ट है, याद होना चाहिए। गामा सबसे घातक है, हाई पेनिट्रेटिंग, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। आयनन क्षमता सबसे ज्यादा, भेदनकारी क्षमता सबसे ज्यादा, और नुकसान भी सबसे ज्यादा करती है। यही क्वेश्चन था, ठीक है। दिस इज द आंसर, गामा रे। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों आप, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है, मतलब स्केलर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, मतलब क्या है इसका भाई? स्केलर नहीं है मतलब वेक्टर होगी, सिंपल, दो ही क्वांटिटी थी इस टाइप में नापे तो, मात्रा और दिशा के आधार पे नापे तो दो टाइप की राशि थी, स्केलर और वेक्टर, मात्रा और दिशा के आधार की बात हो रही है, वरना राशि तो वो भौतिक मूल और व्युत्पन्न और पूरक भी होती थी, पर ये डिवीजन अलग है, पढ़ना मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मात्रा होती है, दिशा नहीं होती, और वेक्टर में दिशा भी होगी और मात्रा भी होगी। तो देखो आप, याद देखो कहां पे आ रहा है, कौन सी चीज है जिनमें दिशा मायने नहीं रखती, दिशा मायने रखती है, सॉरी, क्यों? अदिश राशि नहीं है पूछा है, अदिश नहीं है मतलब वो कैसी होगी, सदिश होगी। तो एक ही क्वांटिटी है जिसमें दिशा मैटर करती है, बताओ भाई। दूरी है, कोई मतलब ही नहीं है इसमें, तो दिशा का क्या प्रभाव आ रहा है? ए और बी के बीच की दूरी है, जयपुर से अलवर की दूरी मापो, अलवर से जयपुर, निश्चित रहेगी, दिशा का प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो दूरी अदिश राशि है। चाल में बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है मेरी बाइक साहब, कहीं चला लो, दिशा का कोई प्रभाव नहीं, मतलब ये भी अदिश राशि है, चाल भी। ऊर्जा को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा भाई, किस दिशा में, मेरे अंदर ऊर्जा तो है साहब, वो स्टोर है, वो ऐसे नहीं कि पूर्व दिशा में कम है या पश्चिम में ज्यादा है, नहीं, दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सारी कैसी हैं, अदिश राशियां हैं। तो सदिश एक ही है इसमें, बल, फोर्स, बल का फर्क पड़ता है, जिधर बल लगा रहे हो उधर ही काम हो रहा है, मैंने इधर धक्का दिया तो वस्तु उधर ही जाएगी, तो बल को दिशा का प्रभाव पड़ता है, तो बल सदिश राशि है। क्यों? क्वेश्चन यही था, जो अदिश नहीं है मतलब वो वेक्टर है, सदिश है, और दिस इज द आंसर, बल, एकमात्र आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, जल्दी तो नहीं कर रहा हूं मैं, बस आज रिपीट नहीं कर रहा हूं चीजों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, वेग को डैश डैश प्रति समय के रूप में परिभाषित किया गया, कि वेलोसिटी की डेफिनेशन बता दो, वेलोसिटी। तो भैया याद होनी चाहिए, मैंने कहा ना कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, और मैं ये डिटेल में भी पढ़ा चुका हूं, जब मैंने पढ़ाया था, जब मैंने स्टार्ट की थी फिजिक्स, सबसे पहले यही चीज चली थी हमारी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन याद करो, विस्थापन पता था ना, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी। मैं यहां से चला, ए से बी पर गया, सी पर पहुंच गया, तो भैया ए सी मेरा विस्थापन है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये
दूरी निकालेंगे तो दोनों है मेरी, 3 यहां चला, 4 किलोमीटर यहां चला, तो दूरी कवर करी मैंने 7 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन भैया 5 किलोमीटर आएगा, पता है ना वो पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो विस्थापन ये वाला होता है डायरेक्ट दूरी, कि कहां से कहां तक, कहां से चला कहां पहुंच गया, उनके बीच की डायरेक्ट दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, दिस इज द विस्थापन। और इस विस्थापन का समय से डिवाइड करते हो तो वेग आता है। और वहीं दूसरी ओर बच्चों, चाल और वेग में एक ही अंतर है, एक तो फॉर्मूले में अंतर है। कैसे? चाल निकालोगे तो दूरी बटे समय, चाल निकालनी होती ना तो टोटल दूरी ली जाती है 7, और जब वेग निकालोगे ना तो ये लेंगे विस्थापन बटे समय, इतना अंतर है बस। और एक अंतर कौन सा था? दिशा का, कि वेग में दिशा का प्रभाव पड़ता है, चाल में नहीं पड़ता। ये अंतर है बस चाल और वेग में, है दोनों स्पीड ही, पर उसको वेग कहते हैं, इसको स्पीड कहते हैं, अलग अलग हैं दोनों। फॉर्मूले में भी अंतर है और वैसे भी अंतर है, दिशा में और नॉट दिशा में। चाल में दिशा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहीं वेग में पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादा नहीं समझ में आए तो आप वीडियो जरूर देखना, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। तो आंसर क्या है? विस्थापन, कि विस्थापन प्रति समय कर दो, कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दिस इज द आंसर, ओनली आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, मैंने बताया था, ये पढ़ाया था कि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होंगी। एक ही कंडीशन है, आवेशित चार्ज होगा, जब एक्सीलरेटेड, कोई चार्ज गति कर रहा होगा, गति एकदम त्वरित होगा, आवेशित होगा, ठीक है, तभी होगी विद्युत चुंबकीय तरंग, वरना नहीं होगी। कोई चीज पड़ी हुई है, रिलैक्स है, विराम अवस्था में है, कोई चार्ज, कभी पैदा नहीं होगी उससे विद्युत चुंबकीय तरंग। तभी होगी जब कोई चीज कैसी है? एक्सीलरेटेड है, त्वरित है, त्वरण में है, गति में है, या कहें एक्सीलरेटेड है, कैसे भी बात कर लो। सिंपल एक फॉर्मूला, एक त्वरित आवेश, एक्सीलरेटेड चार्ज, चार्ज तो हो, चार्ज में से ही निकलती हैं तरंगें। जब हम पढ़ रहे थे रेडियो विखंडन, तब भी हमने पढ़ा था कि विखंडन के बाद भी तरंगें निकलती हैं। क्यों? वहां पे जो चार्ज था ना नाभिक में, रेडियो विखंडन पढ़ा था हमने, पता है, नाभिकीय और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पढ़े थे, विखंडन और संलयन, तब भी मैंने बताया था संलयन में तो नहीं निकलती विद्युत चुंबकीय तरंग, लेकिन विखंडन के उपरांत निकलती थी। क्यों? क्योंकि नाभिक में हलचल हो रही थी, नाभिक चार्ज था और गति में था, तभी विद्युत चुंबकीय निकल रही थी तरंगें। सिंपल याद होनी चाहिए चीजें, कि एन एक्सीलरेटेड चार्ज निकालेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? यह क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना उनमें से अलग ऑप्शन मिलेगा इसमें, इसलिए मैंने डाला है, वरना ये आपको रट गए होंगे अब तो विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो आप, गामा किरण बिल्कुल होती है साहब विद्युत चुंबकीय, पता होना चाहिए। बीटा का हमें पता नहीं, छोड़ देते हैं। हीट रे, ये भी कंफ्यूजन है हमारा, और एक्स रे, दो तो क्लियर हैं कि इन्होंने पूछा नहीं है जो, तो दो तो मिल गई, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकती। गामा किरण और एक्स किरण तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं बच्चों, कंफ्यूज कर रही है बीटा और ऊष्मा। बताओ भाई, तो हीट पे आते हैं पहले। तो भैया हीट के बारे में क्या पता है आपको? बताओ। हीट की जो किरण है ना बच्चों, कैसे आ रही है? कहीं ना कहीं प्रकाश से जुड़ी है। भाई हीट डायरेक्ट हमने कभी नहीं पढ़ा कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, पर हीट कहीं ना कहीं लाइट से जुड़ा है, प्रकाश ये प्रभाव से जुड़ा है ना भाई, कहीं ना कहीं प्रकाश से ही तो जुड़ा है हीट। जैसे अभी यहां बल्ब जला दूं मैं, बल्ब में प्रकाश दे रहा है, तो हीट भी तो दे रहा है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन है उनमें। भाई प्रकाश भी हीट ही है, प्रभाव देता है, हीट ही है प्रभाव, क्या बोल रहा हूं मैं ना, इंग्लिश का भी हिंदी वर्जन बना दिया मैंने। प्रकाश का ऊष्मीय प्रभाव कहीं ना कहीं प्रकाश से संबंधित है हीट, तो हीट का अलग से कभी नहीं पढ़ा, पर हमें पता होना चाहिए, और मैं याद करने के लिए बता रहा हूं कि हीट कहीं ना कहीं प्रकाश से जुड़ा है, और कहीं डिफाइन नहीं है कि हीट कैसी तरंग है, पर पता होना चाहिए, ये हमने कभी नहीं पढ़ा। पर प्रकाश जो हीट है ना, हीट वेव जो होती है, ऊष्मीय तरंग जो होती है भैया, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, ध्यान रखना। ये नया फैक्ट आया आज आपके सामने कि जो ऊष्मीय किरणें है ना, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, ठीक है। तो एक ही आंसर बचा, बीटा किरण नहीं होती है
विद्युत चुंबकीय तरंग। क्यों? बीटा करंट तो भैया इलेक्ट्रॉन थी, याद करो। मैं डायरेक्ट भी आंसर बता सकता था कि बीटा सीधा उत्तर था, क्यों? बीटा होता है इलेक्ट्रॉन, पढ़ा था हमने। हीलियम अल्फा पढ़ा था जब बीटा विखंडन पढ़ा था। अल्फा किरण का उत्सर्जन हो रहा है, बीटा उत्सर्जन डिटेल में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन होता है। आंसर पता था हमको, बीटा इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत चुंबकीय नहीं है वो। पर फिर भी हम हीट के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि हमने कभी डायरेक्ट नहीं पढ़ा कि हीट है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, पर विद्युत चुंबकीय तरंग होती है हीट। ठीक है, नहीं याद हो तो याद कर लेना, प्रकाश से जुड़ा है कहीं ना कहीं हीट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिंपल। और प्रकाश होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। याद करने के लिए ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें, 3 क्वेश्चन और हैं लास्ट। देखो बच्चों, ध्वनि तरंग के 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो देखो भैया, बना दी हमने, ये कोशिश करते हैं जो भी है ना, ऐसे ही मनी मान लो आप, ये तरंग है भैया, तो इसके संपीड़न क्या है बता ना। संपीड़न क्या है बताओ, संपीड़न क्या है? पर यार ये तरंग तो मैंने दूसरी बना दी, ये तो है ही नहीं ध्वनि तरंग, क्योंकि इसमें तो नॉर्मल तरंग बनाई मैंने, क्योंकि ये होता था इसका सरंग और ये होता था गर्त, ये होता था क्रेस्ट, ये होता था ट्रफ या जो भी कहें, क्रस्ट और ट्रफ। अब 2 क्रस्टों के बीच की दूरी या 2 गर्तों के बीच की दूरी क्या होती थी बताओ आप? तरंग दैर्ध्य होती थी, तरंग दैर्ध्य। पर ये डायग्राम ध्वनि में तो है नहीं, क्योंकि ये तो जनरल है, क्योंकि यहां पे संपीड़न पूछा है। क्यों? क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंग में बनता है, ये जनरली विद्युत चुंबकीय तरंग का डायग्राम है, और हम बात कर रहे हैं ध्वनि तरंग की, जो कि कैसी है? यांत्रिक तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है वो। और दूसरी बात, ये अनुप्रस्थ तरंग में बनता है, जो लंबवत होती है माध्यम के, पता होगा आपको। हम पढ़ रहे हैं ध्वनि तरंग, जो कि अनुदैर्ध्य तरंग है, जो पैरेलल होती है अपने माध्यम के, जिधर माध्यम गमन कर रहा है उधर ही वो गमन करती है, तो वो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये अनुप्रस्थ तरंग का डायग्राम है। देखो कंसेप्ट है जो ही बताना है, वरना यहां भी समझ में आ रहा था, पर बात आ रही है संपीड़नों के बीच की। क्या होता है? संपीड़नों के बीच की बात आ रही है। तो देखो आप, जो है वही बताना चाहिए। जैसा बना डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको। तो जब ध्वनि तरंग नजदीक होते हैं वो कहलाता है संपीड़न, ध्यान रखना। और जब वो दूर होते हैं, देखो जितना भी समझ में आ रहा है ध्यान देना, ये दूर बना है, ये नजदीक है, इसको बोलते हैं विरलन, सिंपल। फिर दोबारा संपीड़न, फिर दोबारा विरलन। समझ में आ गया होगा मतलब क्या है? जैसे जैसे अनुप्रस्थ तरंग ऐसे गमन कर रही थी, यूं, कैसे? ऊपर नीचे, क्रस्ट ट्रफ, सरंग गर्त। तो भैया ध्वनि तरंग ऐसे गमन करती है, अनुदैर्ध्य तरंग जो पैरेलल होती है माध्यम के। संपीड़न विरलन। तो यहां पे तरंग दैर्ध्य कैसे निकाल रहे थे? 2 लगातार सरंगों के बीच की दूरी या 2 लगातार गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य होती थी। ऐसी वहां होता है, वहां अंतर बस इतना है, सरंग की जगह संपीड़न है और गर्त की जगह विरलन है, कि ऊंचाई के लिए संपीड़न, जैसे यहां सरंग था, और यहां गर्त मतलब नीचे कम है चीज, वहां पे विरलन है, दूरी है कणों के बीच में। तो देख लो बच्चों, 2 संपीड़नों के बीच की दूरी देखनी है हमको, इनके बीच की दूरी देखनी है, 2 संपीड़नों के बीच की, या दूसरा 2 विरलनों के बीच की दूरी। तो भैया 2 संपीड़नों के बीच की दूरी या 2 विरलनों के बीच की दूरी इज वेवलेंथ, लंबाई होती है ध्वनि की। यू मस्ट नो इट। और डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना, ये डायग्राम अलग है, अनुप्रस्थ तरंग का है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में बनता है जनरली, ये अनुदैर्ध्य का है, जो ध्वनि के लिए ये वाला बनाते हैं। ध्वनि ऐसे गमन करती है, नजदीक कण दूर कण, नजदीक कण दूर कण, नजदीक कण दूर कण, संपीड़न विरलन। 2 संपीड़नों के बीच की दूरी लगातार संपीड़न या 2 लगातार विरलनों के बीच की दूरी, दैट इज वेवलेंथ। डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा मैं, समझा भी रहा हूं, है ना, जितना हो पा रहा है, वरना डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप वीडियो भी देखा करो। वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
चीजें भुलावे में नहीं आनी चाहिए, रिवाइज जरूर करें आप, है ना, वरना कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, रिवाइज नहीं करोगे तो। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की आवृत्ति और पिच के बीच क्या संबंध है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति और पिच के बीच में बताओ, याद करो क्या संबंध था ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी और पिच के बीच में? नहीं याद आया, मैं बताता कि जो ध्वनि तरंग होती थी फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी होती थी ना बच्चों, जिसको आवृत्ति बोलते हैं, और इसमें डायरेक्ट संबंध होता है पिच में। कैसे? यदि किसी की आवृत्ति ज्यादा है ना, आवृत्ति ज्यादा तो पिच ज्यादा, ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा तो पिच भी ज्यादा होगी, हाई पिच होगी। मतलब क्या है फिर? फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब, फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब है कंपन जल्दी जल्दी कर रही है चीज, ध्वनि कंपन बहुत जल्दी जल्दी कर रही है, इसीलिए आवृत्ति ज्यादा है। भाई 1 सेकंड में जितना कंपन होंगे उनको ही तो फ्रीक्वेंसी बोलते थे। तो आवृत्ति ज्यादा मतलब कंपनों की संख्या ज्यादा, और कंपनों की संख्या ज्यादा मतलब पिच ज्यादा। और ये किस में होता है याद करो? महिलाओं में, मच्छरों में, बच्चों में उनकी पिच होती है बहुत ज्यादा, रीजन उनकी कंपन बहुत जल्दी जल्दी हो पाते हैं, उनकी ध्वनि में उनकी आवृत्ति ज्यादा होती है और पिच भी ज्यादा होगी। तो उससे क्या होगा बताओ? आवृत्ति ज्यादा, पिच ज्यादा, और पिच ज्यादा तो बच्चों क्या होगा? ध्वनि होगी श्रिल, पैनी, पतली, महिलाओं की आवाज। वहीं दूसरी ओर एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि दूसरा संबंध क्या था? आयाम में था। आयाम का याद करो, पुरुषों का आयाम ज्यादा होता है, पिच कम होती है उनकी, रीजन उनकी आवृत्ति कम होती है पुरुषों की। पुरुषों की ध्वनि में क्या होता है? आयाम ज्यादा होता है, आवृत्ति कम होती है। और आवृत्ति यदि कम होगी ना तो पिच भी कम होती है, और पिच जब कम होगी ना आवाज होगी भारी, भारी आवाज पुरुषों की। ये रीजन है, पिच ज्यादा आवृत्ति ज्यादा। उल्टा लेंगे, आवृत्ति ज्यादा तो पिच ज्यादा, और पिच ज्यादा तो आवाज श्रिल, पतली, पैनी आवाज, महिलाओं की आवाज। ठीक है, तो देख लो कहां बैठ रहा है। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच, पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में देख लेना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बाहर उमस है आज थोड़ी ना, क्योंकि बारिश हो रखी है। तो देखें आप, ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी? एसआई यूनिट बतानी हीट की। तो हीट क्या था भाई? ऊष्मा क्या थी? याद है, ऊर्जा का एक रूप है जो हमें गर्माहट का अनुभव देता है। सिंपल, ऊर्जा का ये रूप था। ठीक है, अब देखो आप, एसआई यूनिट बतानी है ऊष्मा की, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जूल। ठीक है, फिर एक बात बताओ, केल्विन किसकी यूनिट है? फिर ताप की, तापमान को नापते हैं केल्विन में, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर। कैंडेला किसकी थी पता है ना? अभी पता था मैंने, 7 जो फंडामेंटल यूनिट थी, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। एम्पियर किसकी है बताओ? विद्युत धारा की। ठीक है, तो जूल इज द आंसर, जूल को लिखते हैं जे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद होना चाहिए, जूल भी होता है ऊष्मा का मात्रक, और कैलोरी भी होता है। क्या होता है? कैलोरी। कैलोरी में भी ऊष्मा को मापते हैं। ठीक है, तो जूल और कैलोरी में एक रिलेशन होता है। क्या होता है वो देखो आप, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। दिस इज द आंसर, जूल। और कैलोरी भी होता है, कैलोरी ऑप्शन में आता तो कैलोरी भी था, पर दोनों एक साथ नहीं आएंगे। जूल होता है ना, एसआई यूनिट जूल है। कैलोरी भी एक और मात्रक है, एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक जूल है। ठीक है, दिस इज द आंसर। कंप्लीट हो गए आज के जितने भी क्वेश्चन करे। ठीक लगे होंगे आपको? प्रैक्टिस ही करनी है, कैसे भी करें आप, ऐसे करें या खुद से करें, पर करनी जरूर है, पढ़ते नहीं जाना है। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें, रेगुलर रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम को। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।